प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप एक पिक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बैठते हो, उस पिक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन एक बड़ा सा स्पेस लेके अपने आप को अपना पोजीशन वहाँ पे बनाए हुआ है। तो हम लोग आज हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसको यूज करना है, किन किन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में ही कवर अप कर लेंगे। प्रोबेबली ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मतलब जो हमारा यूजुअल वीडियो का लेंथ होता है उसके कंपैरिजन में, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन को इस वीडियो में कंप्लीटली कवर अप कर लें, ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपकी सारी ज़रूरतें केमिस्ट्री की यहीं पे पूरी हो जाए, इसी चैनल पे पूरी हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ वो वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड if you like the videos as well, then please share it with your fellow friends as well। अपने दोस्तों को भेजें, उनको भी बोलें कि यार आप देख सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन है सिग्मा पी डीलोकलाइजेशन, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के साथ अगर डीलोकलाइज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम भी है बेकर नाथन इफेक्ट। अगर मान लो किसी प्रश्न में तुमको पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो बेकर नाथन इफेक्ट, तो तुम्हारे दिमाग में खट खट नॉक नॉक होना चाहिए कि भैया ये बात हाइपर कॉन्जुगेशन की ही हो रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन पाया कहाँ जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन 3 ऐसे जगहों पे पाया जाता है प्राइमरीली, कभी कभार एल्काइंस में भी, लेकिन मेजरली इन 3 जगहों पे पाया जाता है। कहाँ? कार्बोकेटायन, दूसरा फ्री रेडिकल, और तीसरा एल्कीन। इन 3 जगहों पे हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। तो एक एक करके तीनों का हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग चेक करेंगे। बेसिकली तुम्हारा जो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल है, पता ही है इनका तो नेचर एक जैसा होता है ना। ये दोनों का प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, तो ये दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक ही टाइप का होगा, राइट। और एल्कीन में थोड़ा सा अलग होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो तीनों का हम लोग एक एक करके हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, स्टेबिलिटी वाइज भी देखेंगे, और कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन लिखेंगे वो भी देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा चीज है क्या? ये कहता है कि भैया अगर कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बोकेटायन है और उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन करने की स्थिति में रहेगा। यानी मान लो ये CH3 CH2+, ये पूछा तुमसे कि क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, तो इसकी कुछ कुछ कंडीशंस है, दैट कंडीशंस नीड्स टू बी फुलफिल्ड। वो कंडीशंस क्या क्या हैं बच्चों? कंडीशंस क्या क्या हैं? पहला कंडीशन है इसका कि इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अल्फा कार्बन जिससे ये हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है जुड़ा हुआ, ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी सिंगल बॉन्डेड। तो अल्फा कार्बन शुड बी sp3। अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3। अगर डबल बॉन्ड वाला हो गया ना तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा।
अल्फा कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाला हो गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है सर। तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो क्या ये दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और क्या ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड है? अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी सिंगल बॉन्डेड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी वो कार्बन कैसा होना चाहिए, वो कार्बन होना चाहिए सिंगल बॉन्डेड। तो ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। कैसे करेगा? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और एक वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास। होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड वाला, ये इसके साथ ओवरलैप करता है। और कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जरा उसको समझते हैं। कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जरा उसको समझते हैं। इसको मैं सीधा CH2 लिख रहा हूँ और इस पे चार्ज क्या है, प्लस। यहाँ भी चार्ज क्या था, वेकेंट ऑर्बिटल था, इस पे चार्ज क्या था, प्लस। होगा क्या, ये जो तुम कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आएगा। अच्छा सर, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन कूद के आएगा, कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा। तो ये हाइड्रोजन रहेगा कहाँ पे, ये हवा में ऐसे रहेगा। ये हाइड्रोजन कहाँ पे रहेगा, हवा में। तो अब ऐसा सही में हवा में रहेगा। यार ये जो स्ट्रक्चर तुम बनाते हो ना, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है और ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। मतलब रियल में इसका रेलेवेंस, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्ट्रक्चर है कि ऐसा ऐसा होता होगा, ठीक है। सो दीज आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर, बट लेकिन बनाने होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को हमने बनाया, कैसा बना, डबल बॉन्ड CH2 और ये H+, ये तुम्हारा हवा में सैर कर रहा है। जरा देखो तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड गायब हो गया कि नहीं? सर बिल्कुल गायब हो गया। ये क्या कर दिया आपने? क्यों गायब हो गया? क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें बॉन्ड नहीं दिख रहा है तुमको। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया बेटा? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा सर, इसमें तो बॉन्ड भी गायब हो गया और ये तो रेजोनेंस जैसा भी दिख रहा है, डीलोकलाइजेशन भी दिख रहा है, तो इसलिए इसका एक और नाम होता है। चूंकि बॉन्ड भी गायब हो गया और रेजोनेंस वाला फील भी आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका एक और नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब तुम इसको देख रहे हो, तो तुम देख रहे हो कि यार इस हाइड्रोजन के लिए अगर एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना तो सर यहाँ भी तो हाइड्रोजन है अल्फा, सर ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या उन दोनों के लिए भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, एकदम सही पकड़े हैं। इन दोनों के लिए भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एज इन इफ यू हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन्स देन यू विल हैव 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। जैसा तुमने एक के लिए बनाया वैसा ही इसके लिए बना दो, वैसा ही इसके लिए बना दो, टोटल कितना बन जाएगा? 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारे पास होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है। यानी कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा कार्बोकेटायन है, फिर तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार का कार्बोकेटायन है, फिर तुम्हारे पास कुछ इस कदर का कार्बोकेटायन है, और फिर तुम्हारे पास ये कार्बोकेटायन है।
इसको देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्यों 1 डिग्री बोलेंगे? क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। अगर कोई कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री कार्बन होता है। ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है। तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मैं तुमसे पूछूं कि बता इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर दिख रहा है, उस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं। इसकी बात करें, इस केस में देखें तो यहाँ पे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस केस में देखें तो 3 इधर भी और 3 इधर भी, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखें तो सर इसमें तो 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यानी कि यहाँ पे 0 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, और यहाँ पे 6 अल्फा एच है, और यहाँ पे 9 अल्फा एच है। अब जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी अगर मैं बोलूँ तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? लड्डू। इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 3। इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 6। और इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? 9। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जो मैं बोल रहा हूं वही याद रखना है ना। कहीं कहीं पे +1 लिख देता है, मत करना, वो सब गलत होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होगा और होगा और होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन अगर मान लो कि इसने इस वाले में CH3+ में 0 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसका कोई फायदा है कि बस ऐसे ही काम चल रहा है कि इतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है? भैया कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से बढ़ती है। वैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में और भी फैक्टर्स आएंगे, उस पर भी वीडियो डालूंगा मैं, घबराने की बात नहीं। अभी आज के सेशन में सिर्फ हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की चर्चा कर रहे हैं। तो भैया जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ 0 है और यहाँ 3 है तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी। यहाँ 6 है तो दिस इज मोर स्टेबल देन सेकेंड वन, दिस इज मोर स्टेबल देन थर्ड वन। तो टोटल देखा जाए अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बच्चों, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इतना सिंपल है क्या सर? बिल्कुल। अल्फा हाइड्रोजन गिनो, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे तुम किसी भी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो। वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन रेजोनेंस भी आता है, लेकिन अगर मान लो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो हम लोग सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करेंगे। बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा अपन कर लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लिया जाए कि एक ये है, दूसरा ये है, यहां मिथाइल है CH3, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये। तुमसे बोला गया बताओ यार अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, किसमें कितना है, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बताओ। अगर तुमसे ये पूछा गया मेरे को एक बात बता बच्चा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। यहाँ भी कितना हाइड्रोजन है? 2। तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास? 4। यहाँ तो एक मिथाइल है पहले से CH3, तो ये तो अल्फा, ये वाला यहाँ का एक हाइड्रोजन तो गायब हो गया क्योंकि CH3 ने ऑक्यूपाई कर लिया। अल्फा कार्बन ये है, ये नहीं, तो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन बचा, और यहाँ कितना हाइड्रोजन है बच्चों? 2। तो यहाँ पे अल्फा H कितना हो गया? 3। अब समझ गए यहाँ कितना अल्फा H हो गया? अल्फा H कितना हो गया? 2। यहाँ अल्फा H कितना हो गया? 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बचा, और यहाँ तो है ही नहीं अल्फा H, तो यहाँ अल्फा H कितना हो गया? 0। अब अगर आपसे पूछा जाए
कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। बता स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर क्या होगा। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? 1, फिर कौन 2, फिर कौन 3, फिर कौन 4, फिर कौन 5। ये आंसर है तुम्हारा। तो बेटा अगर तुम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर गिन पाते हो कार्बोकेटाइन का तो तुम्हारा सवाल चुटकियों में बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा, बात कुछ ऐसी है। तो ये तो था कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन। किसमें? कार्बोकेटाइन में हाइपर। एक मैं जेई का क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूं, चलो। पता है ये क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है मेरे ही टाइम पे जब मैं एग्जाम दिया था आईआईटी का 2012 में, उस टाइम पे पूछा था। ये मैं हर बार करवाता हूं बच्चों को। बोला बताओ इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर तुमसे ये पूछा गया तुम लोग कमेंट कर देना, फटाक से कमेंट कर देना। मैं अभी चलो, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आए कि भैया मैंने सही किया कि नहीं। आईआईटी का क्वेश्चन है, जेई 2012 या 2011 का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 11 में भी दिया था और 12 में भी दिया था। ठीक है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है? देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H। 3, 3, 6 और 1, 7। कितना अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 7 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों? 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा था आईआईटी जेई में, नॉट जेई मेन, आईआईटी जेई यानी जे एडवांस जिसको बोलते हो अभी, उस टाइम पे आईआईटी जेई नाम से होता था। ठीक है, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये अब इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे अगर तुम अल्फा हाइड्रोजन गिन ले तो। अच्छा मान लो एक और सवाल मैं कुछ इस प्रकार का करवा दूं कि जिसमें डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए। बोला बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो भैया इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन ये भी है और अल्फा कार्बन ये भी है, लेकिन इस कार्बन के हाइड्रोजन को नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डबल बॉन्डेड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नॉट sp3। सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है, इसी वजह से इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना लेंगे? सिर्फ 1 लेंगे। अल्फा हाइड्रोजन कितना लेंगे? 1, यही वाला, ये वाला नहीं गिनाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 1। बस उसी के हिसाब से इसका स्टेबिलिटी डिसाइड होगा। बहुत अच्छा, ये तो तुमने देखा कार्बोकेटाइन का हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखो फ्री रेडिकल का हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका एकदम भाई है वो। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जैसे सेम टू सेम चलेगा यार, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। CH3 डॉट, ये फ्री रेडिकल है। कंडीशन वही है कि भैया अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सेम टू सेम, एवरीथिंग विल गो सेम टू सेम। CH3 CH2 10 है, यहाँ फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है। CH3 CH3 फ्री रेडिकल आ गया। CH3C CH3 फ्री रेडिकल आ गया। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कितना अल्फा H है? 0। कितना अल्फा H है? 3। अल्फा H कितना है भाई? 6। अल्फा H कितना है? 9। अच्छा, एक अगर तुमसे पूछा जाए कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कितना? 0, 3, 6, 9। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल रिमेन सैम टू सैम। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि यार इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना के तो बता। कार्बोकेटाइन का बना लिया यार, फ्री रेडिकल का नहीं बना रहा तू। ले देख, फ्री रेडिकल का भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा रहा हूं। CH2 यहाँ डॉट है, इसका कैसे होगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक ऊपर और एक यहाँ,
ये डॉट और ये डॉट, यहाँ जो डॉट आया ये डॉट और ये डॉट आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया और ये H डॉट हवा में लटक गया, H C H, यहाँ हवा में क्या दिखेगा H डॉट और यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड। जिस प्रकार इस H के लिए बनाया वैसे इसके लिए भी बनेगा, वैसे इसके लिए भी बनेगा। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना नो बॉन्ड रेजोनेंस, उतना बेकर नेथन इफेक्ट, उतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन था, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनता एंड सो ऑन। तो जो अभी क्वेश्चंस हमने किए फ्री कार्बोकेटाइन के लिए, सेम टू सेम क्वेश्चन आप फ्री रेडिकल के लिए कर सकते हो। सब कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल भाई भाई सेम टू सेम चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। बहुत अच्छा, ये हो गया फ्री रेडिकल की बात। अब आते हैं हम लोग आते हैं एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। इसमें वही बात है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बराबर होगा। अब जरा देखो, CH डबल बॉन्ड CH2, जरा देखो तो ये कार्बन, दोनों कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। दीज 2 कार्बन आर फंक्शनल ग्रुप कार्बन। इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। कैसे बनाएंगे जरा बताइए तो मास्टर साहब, कैसे बनाएंगे? देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कूद के यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जैसे इधर कूद के आया तो इसका पाई बॉन्ड आगे चला गया, जैसे रेजोनेंस में होता है वैसा ही। ये मत भूलना रेजोनेंस नहीं आता। चलो मैं अगला वीडियो रेजोनेंस पे भी डाल दूंगा, डोंट वरी। ये 2 इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आया, ये पाई बॉन्ड उठ के अगले वाले कार्बन पे गया, क्या बना H C H, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH CH2, इस पे चार्ज क्या आया माइनस। और जरा देख तो ये H प्लस हवा में ऐश कर रहा है कि नहीं? ऐश कर रहा है। ये को ऐश तो नहीं कर रहा होगा हवा में, डर तो लग रहा होगा उसको भी, कब गिर जाऊंगा मैं या गिर जाऊंगी पता तो है ही नहीं, लेकिन कुछ तो होगा, गिर जाएगी या गिर जाएगा जो भी है, बट हवा में है, ये तो पक्का बात है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस तो बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे। यानी तीनों हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हैं। जिस प्रकार आपने इस हाइड्रोजन के लिए बनाया उसी प्रकार बाकी दोनों हाइड्रोजन के लिए बनाएंगे। क्या कुल मिला के 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या कुल मिला के 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? जी सर एकदम सही बोल रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने होंगे 3। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पूछा जाए, सर ये 1 है और ये 2 है, बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है? क्योंकि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे वीडियो बना चुका हूँ मैं, अपलोडेड है। प्लीज़ आप लोग अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है? तो यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है जरा सोचो 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 सोचो। अल्फा कार्बन ये है, ये नहीं है, तो इस पे 2 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 ही है और यहाँ 3 था, मतलब 1 इज मोर स्टेबल देन 2। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी एल्कीन का उतना ही जास्ती होगा। होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा देखते हैं क्या होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे हमने वीडियो बनाया, एक बार आप देख लेना। एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, राइट।
CH3 डबल बॉन्ड CH3, दूसरा ले लो, बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ये 1 है और ये 2, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ ये 2 ही है, यहाँ पे 2 4 6 और 8, इन यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हो जाएगा दूसरा वाला कार्बन, ये कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 2 4 2 6, तो अल्फा एच कितना हो गया 8, यानी विच वन इज मोर स्टेबल, 1 इज मोर स्टेबल देन 2, राइट। एल्कीन की अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूं तो एल्कीन का ओवरऑल स्टेबिलिटी में पहले रेजोनेंस का प्रभाव देखा जाता है। अगर मान लो कोई ऐसा एल्कीन है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन वाले से ज़्यादा लेंगे, क्योंकि रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट देन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की ये स्टोरी है। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन में देखा जाता है, राइट। अब अगर तुमसे मैं पूछूं, चलो पूछ ही लेता हूं, तुमसे अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ गिन के बताओ कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है या नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अलग अलग है। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पाई बॉन्ड 1 है और यहाँ भी पाई बॉन्ड 1 है, बट यहाँ पे जो एक सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड गायब हो गया, देख रहे हो, यहाँ पे जो एक सिग्मा बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड गायब हो गया, यानी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगर इसमें गिनते हो और इसमें गिनते हो तो इसमें एक कम आएगा। गिन के देख लो, 1 2 3 4, इस हाइड्रोजन से एक होगा 5, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे तो 5 और 2 7, और 2 हाइड्रोजन के साथ 7 2 9, यहाँ गिनो 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन से 5, एक ये सिंगल बॉन्ड 6 और 2 हाइड्रोजन से 8, तो यहाँ पे 8 कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे 9 कोवलेंट बॉन्ड है। तो अगर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर में और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में, दोनों में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अलग अलग हो, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में अगर कम हो, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में अगर ज़्यादा हो, ऐसा होगा तो हम बोलेंगे सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। इस प्रकार के हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मुद्दे की बात यह है कि इफ द नंबर ऑफ covalent bonds in original structure is greater than hyperconjugating structure, then it is called, क्या बोलेंगे बेटा इसको, सैक्रिफिशियल, क्योंकि इसने एक बॉन्ड सैक्रिफाइस कर दिया, इसको बोलेंगे सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। सही है सर। और अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो, जैसा कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों में हुआ था, तुम देख लो, ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन है, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, एक H को हवा में डाल दो, HCH, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, गिनो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 और 2 6, 1 2 3 4 और 2 6, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। सो इफ in original structure is same as that in hyper conjugating structure, then it is called, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो 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 बोलो, it is called आइसोवैलेंट। आइसोवैलेंट यानी वैलेंसी इसकी सेम होगी, दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, आइसोवैलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे, आइसोवैलेंट। और तो आइसोवैलेंट किस किस में, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, और सैक्रिफिशियल किस में, सैक्रिफिशियल किस में,
एल्कीन में, क्या एल्काइन है पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है? करता है। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो भी करेगा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो भी करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? करेगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से आप लोग समझ लें, और कोई आपको डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में आप मेरे से डाउट पूछें, मैं इमीडिएट रिप्लाई करूंगा, राइट। और प्यारे बच्चों, एक और बार मैं बोल रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लो, फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, होपफुली विल बी कमिंग अप विथ रेजोनेंस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जीवन में ऐश करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।